नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। महागठबंधन की राजनीति भी क्या चीज है, करें भी तो क्या, सत्ता का स्वाद ही लजीज है। जिन्हें कल तक गाली देते थे पानी पी पी कर, वे यकायक बन बैठे अजीज हैं। जी हां, ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसमें यही कहा गया है कि छोटे मोटे मतभेदों को भूल जाइए, देश और संविधान को बचाने के लिए लड़ लिए। गजब के राजनेता हैं हमारे देश के। खैर, हम सभी जानते हैं। बहरहाल आज पूरे देश की निगाहें पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक की ओर लगी रहीं। मोदी जी स्वयं तो विदेश में रहे, लेकिन शीर्ष भाजपा नेताओं के बयानों से साफ हो गया है कि संघ भाजपा की चिंता और चर्चा में भी यह बैठक ही छाई रही। इस बैठक में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी और तमाम जो विपक्षी राजनेता जो थे पार्टी के, वो तमाम ये इसमें मौजूद रहे। हालांकि इस विपक्षी एकता में बसपा का जिक्र नहीं रहा। यही कारण रहा कि मायावती ने बैठक को लेकर सवाल उठाए। इस बैठक में जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया, तो वहीं भाजपा ने भी व्यंग्यात्मक तरीका अपनाया। सबसे पहले देखिए किस नेता ने क्या कहा इस बैठक को लेकर। आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है। अरविंद केजरीवाल उस जो विपक्ष की जो एक टीम दिख रही है, उसमें पहला व्यक्ति है जो पहले ही से अपना कह रहे हैं मेरा एजेंडा सबसे ऊपर रखो, और मुझे लगता है कहीं अरविंद केजरीवाल को वहां से निकाल न दिया जाए जैसा सिचुएशन दिख रहा है। क्योंकि आप अपने मतलब के लिए आ रहे हैं या देश के लिए आ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? तो अरविंद केजरीवाल का एजेंडा है कि भैया कल तक हम आप लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे थे, आज मैं खुद जेल के कगार पे हूं, पहले मुझे बचाओ। तो इस बैठक में जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया, तो वहीं भाजपा ने भी लगातार कटाक्ष किया। आपको बता दें कि इसके पहले जब ये बैठक हुई तो वहीं भाजपा ने व्यंग्यात्मक तरीके से जो है भाजपा ने इस दौरान बैठक को लेकर अपने कार्यालय समेत पटना के कई इलाकों में विपक्षी एकता में शामिल नेताओं के पोस्टर बनवाकर जमकर विरोध किया।
भले ही बीजेपी को हराने का एजेंडा लेकर सभी गैर विपक्षी दल एक साथ आए हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाना इतना सरल होगा। बैठक एक है और सवाल अनेक हैं। इन्हीं सवालों के साथ डिबेट को आगे बढ़ाते हुए हमारे खास मेहमानों से मैं आपको पहले रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे जी, साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे विशेष संवाददाता अनु मिश्रा जी। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमेश शर्मा जी जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि सवाल छोटा है लेकिन बड़ा खास इसको कह सकते हैं कि सत्ता के लिए पलटी मारने वाले नीतीश क्या विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मोटे तौर पर ये बैठक होना सब विपक्षी दलों का ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। यदि हम भारत के राजनीति का इतिहास देखें तो जब भी कोई केंद्रीय सत्ता लंबी रही है तो विभिन्न विपक्षी दलों ने हमेशा एकता की है और उस सत्ता को सरकार से बाहर करने का प्रयास किया। इसमें दोनों प्रमुख दल शामिल है, इसमें भाजपा भी शामिल है और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप अगर 89 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो जो बीपी सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो उस 89 के विधानसभा चुनाव में भाजपा भी शामिल थी कांग्रेस को हराने के लिए और वामपंथी दल भी शामिल थे, जबकि वामपंथी और दूसरे के विपरीत है। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय सत्ता मिलते, तो कुल मिलाकर के ये कोई पहली बार नहीं है, ये साधारणता ही होती है। अब इस समय यूपीए में भी मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो कल तक भाजपा के समर्थक थे, आज वो सत्ता को हटाने के लिए कांग्रेस के समर्थक हो गए। या जिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को कमजोर किया या जिन शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर किया, तो वो दोबारा अब इनके साथ हैं। तो आप भाजपा से गठबंधन की बात की, लेकिन शिवसेना की आपत्ति से शामिल नहीं किया था, तो ये साधारण है। और इसमें बस एक बात कहकर के बात को विराम दूंगा, जो यदि विपक्षी को इस समय जो भी केंद्रीय सत्ता है, पिछले हम अगर 40 वर्षों का रिकॉर्ड देखें, 1985 के बाद का अब तक के चुनाव देखें, तो उसमें किसी भी केंद्रीय सत्ता को 50% वोट नहीं मिले। जो विपक्ष में रहता है वो वोट का बिखराव रहता है, तो 50% वोट कम होने के बावजूद भी वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो या मिली जुली सरकार रही हो, वो 50% कम वोटों से रही है। और यदि विपक्ष के वोटों का जब भी एकीकरण हुआ है, वो 89 का चुनाव हो सकता है, वो 1977 का चुनाव हो सकता है, वो 1991 का चुनाव हो सकता है, वो 2014 का चुनाव हो सकता है। तो जब भी विपक्ष के वोटों का एकीकरण हुआ है, हमेशा केंद्रीय सत्ता जो लंबे समय तक रही वो बाहर हुई है। इस बार भी अगर आप देखेंगे, यदि विपक्ष के सत्ता विरोधी वोटों का एकत्रीकरण अगर हुआ नुकसान होगा और एकत्रीकरण नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है, एकत्रीकरण की बात की। हमारे साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता बिहार से मल्लिकार्जुन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुनील गौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अगर प्रवक्ता बीजेपी मल्लिकार्जुन जी के पास पहुंचूं, तो क्या मल्लिकार्जुन जी अगर कहें तो एक मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने काफ़ी सवाल आप पर खड़े किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में सत्ता के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए एक साथ ये 17 पार्टियां एक साथ आई हैं आपकी नज़र से? मल्लिकार्जुन जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? एक बार आप कॉल कट करिए। शायद कुछ तकनीकी खामी है, तो जाहिर सी बिल्कुल कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी के पास रुख कर लेते हैं। राम जी, क्या कहूं मैं आपसे कि ये मान लें कि जैसा कि अभी आपने भी सुना राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी को लगातार सुना, मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे यही है कि कांग्रेस के बुलाने पर क्या कोई आता नहीं जो इस तरह से बिहार में एकजुट हुए सभी लोग?
इससे बड़ा सवाल ये है कि ये जितने भी लोग हैं, इसमें अधिकतर लोग ये बीजेपी को छोड़कर क्यों गए? कि इनमें से ज्यादातर सब बीजेपी के साथ थे। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रेल मंत्री रही हैं, उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, और पीडीपी के साथ तो महबूबा मुफ्ती सईद को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। उद्धव ठाकरे के साथ ये कई बार सरकार बना चुके हैं, वो सबसे बड़े हिंदूवादी नेता हैं जिनको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार के साथ तो ये कई बार सरकार बना चुके हैं, अब उनको पलटी मार कह रहे हैं। आप जितनी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, बनाया तो आप नहीं है, आपके समर्थन से ही तो वो मुख्यमंत्री बने, और एक बार नहीं वो कई बार बने हैं। अब आप उनको पलटी मार कह रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि आपके मित्रों ने आपको क्यों छोड़ा? इसका मतलब ये है कि आप धोखेबाज हैं, आप विश्वासघाती हैं, आप अपने मित्रों के ही विधायकों को खरीद लेते हैं, आप अपने मित्रों की पार्टी को खत्म कर देते हैं। तो सवाल बीजेपी से ज्यादा पूछा जाना चाहिए कि ये लोग छोड़कर क्यों गए हैं। और वर्तमान में जो देश के हालात हैं, वो सभी पार्टियों की जो समस्या है या देश की समस्या है, जनता की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान को बचाना है, सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र को बचाना है, सबसे बड़ी समस्या है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जो अभी स्मृति ईरानी जी 300 रुपए के सिलेंडर के लिए धरना देती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सबका जितनी भी पार्टियां वहां है, सबकी समस्या है, जनता की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये सबकी समस्या है। तो क्या ये सारी राम पांडे जी एक सभी पार्टियों की समस्या है। राम पांडे जी एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। तो क्या अपन ये मान ले, चूंकि क्या है कांग्रेस जो है विपक्ष के तौर पर एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती है, तो क्या ये मान लें कि कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने में असमर्थ रही है कि इसीलिए इतनी ज्यादा विपक्ष एक साथ जुट रहा है? सवाल तो बीजेपी की बात करें तो वो भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के मैदान में उतरेगी, रोजगार की बात आपने कही। मैं सिर्फ सवाल मेरा एक छोटा सा यही है, चूंकि आप एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर जाने जाती है कांग्रेस, तो क्या ये माने कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को हराने में असमर्थ है? जी, वैसे रमेश शर्मा जी ने अभी विस्तार से समझाया था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। 1977 से लेकर आज तक देश में गठबंधन से ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 और 2019 दोनों का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा था, जिसका नाम एनडीए है। कांग्रेस भी गठबंधन के साथ लड़ रही है कई वर्षों से, जिसका नाम यूपीए है। तो क्या मोदी जी बगैर एनडीए के चुनाव नहीं लड़ सकते? वो घोषणा करते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अकेला ही चुनाव लड़ूंगा। फिर ये जो इतनी सारी पार्टियों को जोड़ रखा है एनडीए में मोदी जी ने, क्यों जोड़ रखा है? क्या मोदी जी कांग्रेस को हराने में पार्टी है? अब देखिए अमित शाह कहां पड़े हुए हैं, बालाघाट में। उनको होना क्या चाहिए? मणिपुर में। तो यही तो सब पार्टियों की समस्या है कि मणिपुर जल रहा है और अमित शाह बालाघाट में। मोदी जी के दोस्त कौन है? ट्रंप, और गले मिल रहे हैं, बाइडेन को डायमंड दे रहे हैं, उनकी पत्नी को। तो ये सबको धोखा देते हैं। और बात ये नहीं है मोदी को हराना, मोदी को जिताना। देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनकी समस्या की बात करनी है। 140 करोड़ लोग गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। हमारा देश केवल मोदी के लिए नहीं है कि मोदी अकेले की चिंता की जाए। बिल्कुल पांडे जी, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बिहार से मल्लिकार्जुन राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? अभी कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। मल्लिकार्जुन जी, बस मेरा यही सवाल है, एक मल्लिकार्जुन आप हैं भाजपा के समर्थक हैं, एक मल्लिकार्जुन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या वास्तव में सत्ता के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए एक साथ ये पूरी 17 पार्टी एक साथ आई? जैसा कि आपने पांडे जी को भी सुना, उन्होंने कहा है कि सभी पार्टी जो है अब बीजेपी का साथ छोड़ चुकी हैं। मैं आपका इस पर एक जवाब चाहता हूँ। जी, ये सभी पार्टियां सत्ता के लिए साथ नहीं आई हैं। इसी वजह से अभी फिलहाल मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं, जिसमें आपने दिल्ली के अध्यादेश पर पहले कांग्रेस पर अपना मुद्दा क्लियर करने को कहा बैठक शुरू होने से पहले,
उमर अब्दुल्ला जी ने धारा 370 पर अरविंद केजरीवाल से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं, जिस पर उन्होंने बयान भी दिया था। कांग्रेस ने बंगाल में ममता जी को विपक्षी एकजुटता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। अखिलेश यादव जी की मांग है कि क्षेत्रीय नेताओं को राज्यों में नेतृत्व करने दिया जाए। तो इन सारी चीजों के बाद अगर इन लोगों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है तो इन मांगों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये मूलतः विपक्ष की नहीं, विफलताओं की बैठक थी, और एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत दुख है कि इस विफलताओं की बैठक का केंद्र बिंदु हमारे बिहार की धरती में पटना जो जगह है वो बना, क्योंकि अभी तक ये लोग सारे लोग बैठक कर रहे हैं, बाकी तमाम विपक्षी एकजुटता के नारे लग रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब बाराती बन रहे हैं, दूल्हे का नहीं पता। जैसा कि आज का बैठक हुआ था जिस प्रकार का, वरीय नेताओं को भी उस बैठक में जाने की अनुमति नहीं थी, मीडिया हाउस के लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया। अब उसके बाद बाहर निकल के लोग बता रहे थे कि नहीं नहीं बैठक बहुत सफल हुई या जो भी हुआ। अब वो एक अलग विषय है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब भाई मैंने तो देखा नहीं या जनता ने देखा नहीं, अब वो तो ये लोग बताएंगे कि मोर नाचा किसने देखा। खैर मोर नाचा किसने देखा इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ा ही लेंगे, लेकिन हमारे साथ आप पार्टी से सुनील गौर जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुनील जी बस एक आपके पास ही आता हूं कि एक छोटी सी एक चीज़ है कि गांठ ही सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, और आपने गठबंधन की बात कर रहे हैं आप भी। देखिए बात गठबंधन की नहीं है, बात है देश के संविधान की रक्षा की, बात है देश के लोगों के अधिकार की रक्षा की। आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए निकल पड़ी है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि यदि सत्ताधारी पक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए तो उसको जिम्मेदारी के एहसास कराने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, परंतु एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 4 महीने तक जद्दोजहद चली, अंत में आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाना पड़ा। इसको आप क्या कहेंगे? आप मध्य प्रदेश की बात करें, जहां से मैं आता हूं, यहाँ भी विधायकों को खरीद कर सरकार बना ली गई। तो जब जो सत्ताधारी दल है या जिसमें केंद्र में जिसकी सत्ता है वो मन मर्जी पर उतर आएगा, अपने हिसाब से संविधान को बदलेगा, और अभी जो ताजा उदाहरण है जिसको लेकर ये सारी बैठकें हो रही हैं और सारे विषय निकल कर आ रहे हैं, वहां भी आप देख रहे हैं कि यदि कोर्ट ने निर्देश दिया, आदेश दिया कि जो पावर है, जो चुनी हुई सरकार है उसको ही होना चाहिए, परंतु एक अध्यादेश लाकर उस जो चुनी हुई सरकार है उसकी पावर को छीना जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो ये कोई गठबंधन की बात नहीं है, ये बात है संविधान की रक्षा की। तो संविधान की रक्षा के लिए जितने भी जिम्मेदार दल हैं जो संविधान की रक्षा चाहते हैं, देश हित चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो एक साथ बैठकें कर रहे हैं। कुछ नए नए उपाय खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे संविधान को बचाया जाए, देश के नागरिक के अधिकार का हनन ना हो, एक आम व्यक्ति को भी इस देश में न्याय मिले, एक आम आदमी की भी रक्षा हो, इस तरह की ये कवायद है। तो निश्चित रूप से पूरे देश की जनता भी विपक्ष के साथ है। आज जनता भी चाहती है कि देश संविधान से चले, कोर्ट के आदेशों के आधार पर चले और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इसमें क्या गलत? बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ जरूर याद आती है कि इस विपक्षी एकता में जो दल आ भी गए हैं उनके बीच भी टकराव के मुद्दे कोई कम नहीं होंगे। मैं रमेश शर्मा जी के पास आना चाहूँगा। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जवाब देना चाहता हूँ जी। मैं जवाब देना, आपने बोला टकराव होंगे, तो देखिए संविधान के लिए यदि टकराव भी करना पड़े, यदि आपस में अपने हित है वो अलग बात है, मगर संविधान की
मैंने बोला ना, मूल विषय हमारा संविधान की रक्षा है। ये पर्सनल हित की बात नहीं है कि भाई हमारा टकराव होगा या कहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, वो बात की बात है। अभी मूल विषय है संविधान की रक्षा, संविधान को कैसे बचाया जाए। और जो तो आप कैसे मानते हैं संविधान कैसे खतरे में है? आप कैसे मान रहे हैं इस चीज को, संविधान कैसे खतरे में है? अब आपको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो चुनी हुई सरकार है उसको पावर होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना प्रदेश चलाए, परंतु एक अध्यादेश लाकर उस आदेश को पलटने का प्रयास किया जा रहा है और अपनी मनमानी की जा रही है। ये केवल और केवल भाजपा अपनी दादागिरी चलाने के लिए एलजी को सुपर पावर बनाना चाह रही। तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि संविधान में तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश का उल्लंघन हो रहा है? सर देखने में तो ये भी देखने में तो गौर साहब ये भी आता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव भी किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली और पंजाब में दोनों दल एक दूसरे को घेरते ही रहते हैं और अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने भी राजस्थान में कांग्रेस पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मुद्दे पर भी निशाना साधा था और कांग्रेस ने केजरीवाल के अध्यादेश वाले मसले पर भी उनसे कुछ खुलकर नहीं कहा था। मैं रमेश पांडे जी आपसे ही इस पर एक जवाब लेना चाहूँगा, चूँकि आप एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या टकराव के मुद्दे इस बीच क्या हो सकते हैं इस तरह की बैठकों के बाद? क्या टकराव तो होना भी लाजमी है जब इस तरह के अध्यादेश की बात आ रही है? पंजाब में अगर, दिल्ली में, दोनों जगह पे अगर जब राजनीतिक पार्टियां जुड़ेंगी तो अपने अपने लोगों को कैसे, यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ कांग्रेस है, इसको आप कैसे देखते हैं कि टकराव के मुद्दे क्या हैं इन लोगों के बीच में? देखिए, ये आपने मुझसे पूछा है ना? जी जी जी। अच्छा, कुल मिलाकर के देखिए, ये टकराव तो रहेगा, लेकिन ये टकराव एक सीमा तक रहेगा और चूंकि अगर सबका उद्देश्य केंद्रीय सत्ता को बदलना है तो ये टकराव एक सीमा तक रहेगा और एक सीमा के बाद ये टकराव नहीं होगा। भले सत्ता में आने के बाद पुनः टकराव शुरू हो जाए, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि जिस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाया है, उसी संविधान ने केंद्रीय सत्ता को राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर आदेश प्रावधान भी किया है। अगर कोई भी सरकार अध्यादेश लाती है तो वो भी संविधान के अनुरूप लाती है। इसके उदाहरण कितने हैं? 370 धारा अध्यादेश से तो लगी है, शाहबानू का फैसला अध्यादेश से तो बदला गया। तो कुल मिलाकर के सरकार अगर कोई अध्यादेश लाती है तो वो भी लाती है। या आपातकाल का जो अध्यादेश आया था वो भी संविधान के अनुरूप ही तो आया था। आपातकाल बहस हो सकती है, आपातकाल की घटनाओं पर बहस हो सकती है, लेकिन आपातकाल का जो अध्यादेश था वो संविधान के अनुरूप तो अध्यादेश था। ये ठीक है, कुछ प्रावधानों को निलंबित किया गया था, तो प्रावधानों को निलंबित करना भी संविधान में अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है, देख लीजिए संविधान पढ़ करके। तो कुल मिलाकर के, लेकिन हम टकराव पर बात कर रहे हैं, तो ये टकराव यदि लोकसभा के चुनाव के लिए गठबंधन हो रहा है तो वहां ये टकराव नहीं होगा, राज्यों की राजनीति में ये टकराव बना रहेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जैसे कि कश्मीर में जब वो उसको बनाया था महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद दोनों के बहुत थे, बहुत आश्चर्यजनक समझौता था भाजपा का और महबूबा का, लेकिन केंद्रीय सत्ता में दोनों का समर्थन रहा और राज्य में दोनों का टकराव बराबर होता रहा। ठीक उसी प्रकार याद करिए, जब अटल जी की सरकार 24 गठबंधन थे तो कश्मीर का एक राजनीतिक दल केंद्रीय सत्ता में समर्थन कर रहा था और राज्य में टोटल विरोध कर रहा था। तो इस समझौते में भी आगे चल करके ये संभावना बनी रहेगी, जैसा कि हमको तमिलनाडु की राजनीति में यूपीए सरकार में देखने को मिला था। जब कनिमोझी को जेल भेजा गया तो जिस तरीके से दोनों के बीच में मतभेद आए थे यूपीए की सरकार में, तो वो स्थिति आगे चल करके बनेगी। लेकिन लोग अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में ये गठबंधन हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे दिख रही है। जी जी सर, आपने अटल जी का जिक्र किया। अटल जी की एक बात मुझे याद आती है कि उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी तोड़कर अगर सत्ता के लिए नया गठबंधन करने पर सत्ता हाथ में भी आती है तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि वो चिमटे से भी उसे छूना पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल हमारे साथ पूनम मौर्य प्रवक्ता सपा से जुड़ गई हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि बिना कोई विशेष फ़ायदा या लाभ पाए बिना कोई किसी का सहयोग नहीं करता है। कुछ लाभ तात्कालीन होते हैं तो कुछ लाभ भविष्य में भी मिलते हैं। अगर राजनीतिक गठबंधन का इतिहास देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक गठबंधन की सफलता दर बहुत कम रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या विपक्षी एकजुटता हकीकत बन पाएगी? जी बिल्कुल, विपक्षी एकता हकीकत बन पाएगी
और स्वयं मोदी जी की सरकार भी कई कई दलों पर निर्भर है। आज पूरे देश में बहुमत की कहीं कोई सरकार नहीं चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में माहिर है और ये बताते हैं कि हमारी हर जगह सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 29 दलों का गठबंधन उन्होंने किया था 2014 में और फिर 2019 में उन्होंने किया था, दावे के अनुसार 42 दलों का था। दैनिक भास्कर लिखता है इस बारे में। फिर 2019 के आम चुनाव में एनडीए 21 दलों को लेकर शामिल था और अब 23 है तो उनकी 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ था 19 में, जिसमें आज 13 पार्टियां उनकी सीट जीती थी और उनका गठबंधन आज भी चल रहा है। तो कोई ये कहता है कि शेर एक अकेला शेर सब पर भारी है, ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और पूरे देश में मोदी जी गठबंधन की ही सरकार चला रहे हैं, अपने दम पर सरकार नहीं चला रहे हैं। अगर उनको ये राइट है कि वो गठबंधन करके सरकार चलाए तो आल दल को ये भी राइट है कि वो गठबंधन सेकुलर गठबंधन करके जो देश लूटा जा रहा है अडानी अंबानी उद्योगपतियों के द्वारा, सारी संस्थाओं को बेची जा रही है और उसको बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए जो भाईचारा खत्म हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा होगा, पीडीए जीतेगी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में हारेगी। इसके लिए वो तैयार रहेंगे क्योंकि अब महंगाई बहुत हो गई, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, बहुत भारत पाकिस्तान हो गया। मैं कहती हूँ कि अगर यही पाकिस्तान में होता, भारत और पाकिस्तान में होता, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बातों को कह दिया, न उन्होंने दिल्ली में बैठी बेटियों के लिए कुछ बोला और न मणिपुर के लिए बोला और चले गए, अमेरिका चले गए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए। तो इससे काम नहीं बनता है। मणिपुर में भी भारत के लोग ही हैं, भारत संप्रभु देश है और मणिपुर उसी का अंग है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की अगर यही विनाशकारी नीतियां रही तो चाइना कब मणिपुर पर हमला कर लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी वो 4000 किलोमीटर यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही 4000 किलोमीटर इस पर भी पूनम जी आगामी दिनों में फिर शिमला में बैठक होना का निर्णय लिया गया है। इस बैठक के दौरान जो मुझे जानकारी है, पांडे जी आप काफ़ी देर से हाथ उठा रहे थे, सभी को आपने सुन लिया। क्या मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या वास्तव में बीजेपी का 9 साल का जो शासन है वो विनाशकारी और हानिकारक लगता है कांग्रेस को? जी जी, कुशासन है, देश को खत्म करने वाला है और उसका परिणाम आप मणिपुर में देख रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हो रहे, वहां हिंदू हिंदू दंगे हो रहे हैं। तो बीजेपी जहां रहेगी वहां आग लगाएगी, दंगे भड़काएगी। मुझे दूसरे चैनल पर पहुंचना है, उसके पहले मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस 1991 से 1996 तक, 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक गठबंधन की सफल सरकार चला चुकी है और सारे गठबंधन के लोग कांग्रेस के साथ खुश थे, आगे भी सब कांग्रेस के साथ खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए, काफ़ी अच्छी राय आपने रखी। मैं सीधे रुख कर लेता हूं, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आज की बैठक का एजेंडा मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ रहा, क्या कुछ निकल कर सामने आया और आगामी दिनों में जो अभी कुछ देर पहले आपसे मेरी चर्चा हुई, आपने बताया कि अब शिमला में भी बैठक की जाएगी, क्या कुछ निकल कर सामने आया बैठक में? देखिए, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन की आज बैठक पटना में थी, उसको देखते हुए एक कहीं न कहीं जरूर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2014 में हम साथ साथ हैं का एक फार्मूला चालू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का चेहरा है और विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। अब पब्लिक के अंदर ये एक सवाल ये जरूर उठेगा कि अगर विपक्ष बहुमत में आता है तो वो उसको किसको प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या उत्तर प्रदेश से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है? क्या अखिलेश यादव आएंगे या नीतीश कुमार आएंगे या महाराष्ट्र से जो है उद्धव ठाकरे आएंगे या तेलंगाना से आएंगे या ममता बनर्जी आएंगे? तो एक ये बड़ा सवाल उठता है जो जनता के दिमाग में आता है। तो उसको देखते हुए विपक्ष को अगर जो 2024 को लड़ना है तो कहीं न कहीं एक क्लियर करना पड़ेगा कि उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता है।
दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, आप पुराने विधानसभा में भी जो है गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और बसपा का। समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है और बसपा जो है दलितों की राजनीति करती है। लेकिन दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े जो पीडीए की बात की जा रही है पूनम जी के द्वारा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में की सरकार बनी थी। तो ये दोनों तरीके से देखा जाए तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क जो ये पड़ेगा कि अगर चेहरा किसका है प्रधानमंत्री के रूप में, उस चेहरे पे जो है बहुत बड़ा दांव रहेगा। बहुत बड़ा एक जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है भाजपा के पास, तो विपक्ष के पास क्या होगा? अनूप जी, बिल्कुल आपके पास आएंगे। मैं हमारे साथ बीजेपी से मल्लिकार्जुन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मल्लिकार्जुन जी, आपके बातचीत में कुछ खामी जरूर आ रही है। हालांकि आपसे बातचीत के दौरान आपने कहा था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस पर मैं आऊँगा। रमेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले शर्मा जी को सुन लेते हैं। जी सर। मैं ये चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कहा है कि अगर विपक्ष में मतभेद हो सकता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही हो सकता है। कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि चेहरा उनका ही रहे, और चूंकि मुझे भी एक डिबेट में जाना है तो मैं भी अनुमति आपसे चाहूंगा। सर आपसे एक अंतिम सवाल का और मैं बस लूंगा आपसे। सर, जो दल नहीं आए उनसे क्या नुकसान हो सकता है? और मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, दूसरा सवाल, कि विपक्षी दलों की एकता असंभव मानी जाए या संभव मानी जाए? दोनों सवालों का जवाब चाहता हूँ। असंभव तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। विपक्षी दलों में एकता तो बनेगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कितने दल उसमें आ पाएंगे और कितने दल नहीं आ पाएंगे, ये एक प्रश्न उठ सकता है। और निश्चित रूप से जो दल इसमें शामिल नहीं होंगे उनका जो वोट प्रतिशत है वो उस गठबंधन से थोड़ा सा दूर तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सर एक सवाल मेरा ये भी था जिसका आपने जवाब दे दिया, जो दल नहीं आएंगे उनसे क्या नुकसान होगा। सर, काफी अन्य राज्यों के जो सीएम भी थे उन्होंने भी आने से मना कर दिया था, इसको आप किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर अभी जो मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से जो दल सत्तारूढ़ हैं और भाजपा के गठबंधन के विरुद्ध हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेशों में अपना हित जरूर देखेंगे। क्योंकि इस गठबंधन जब भी होगा तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार जी की राजनीति हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की राजनीति हो, या बंगाल में ममता जी की राजनीति हो, ये राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी। इनको सीटें छोड़ना पड़ेंगी। तो कहीं ये जो दल नहीं आए हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, वो सबसे पहले, क्योंकि वो प्रदेशों तक सीमित हैं, उनको राष्ट्रीय राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो प्रदेशों में अपने राजनीतिक हित देखेंगे, उसको देख करके या भविष्य में निर्णय लेंगे। जी शुक्रिया सर, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लगातार जो पटना में ये बैठक हुई है, ये एक मुद्दा लगातार बना हुआ है। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, माफ़ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बार बार मेरे ज़ुबान पे आ रहा है, हालांकि ये मल्लिकार्जुन राय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बिहार से हैं। सर, आपकी मेरे को फिर वही बात याद आ जाती है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कही, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्या इशारा था आपका और किसकी ओर था? इशारा नहीं था सर, खुली बात थी। जैसा कि आज की बैठक हुआ विपक्ष का, इसके बाद केजरीवाल जी, स्टालिन जी, भगवंत मान जी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही चले गए वहां से। सर, एक चीज मुझे ये बताइए कि जब पटना में ये होने वाला था, देखा जाता है बिहार में पोस्टर वार बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आज भी पोस्टर वार हुआ, बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए, जगह जगह पोस्टर देखने में बहुत व्यंग्यात्मक तौर पर कटाक्ष किया गया। क्यों ऐसा, क्यों, आखिर क्या विचार किया इस ये करने के पीछे का क्या राज मान? अब इस पोस्टर वॉर की सर बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से मैं भी आज कल पटना से आ रहा था जी, रास्ते में मुझे एक पोस्टर दिखा था, आम आदमी पार्टी का था, जिस पर एक लाइन लिखी हुई थी, न आशा है न विश्वास है, संभल के रहना देश के लोगों, नीतीश कुमार मोदी का खास है। ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर था और 2024 के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उसमें अरविंद केजरीवाल जी को बताया गया था। दूसरी चीज, 3 प्रमुख नेता आपकी बैठक के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले जाते हैं। आप विपक्षी एकजुटता की बैठक की बात करते हैं और बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस, वाईआरएस, जेडीएस, इन 5 दलों को अगर जोड़ा जाए तो
इनके पास लोकसभा की 54 सीटें आती हैं। 54 सीटें हैं इन 5 दलों के पास, जिनमें से कोई भी दल आपके पास नहीं गया बैठक में। सपा और बसपा का गठबंधन था पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा। मायावती जी का बयान आता है, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये विपक्षी जो है, विपक्ष एकजुटता के नाम पर केवल एक तराजू में मेढक तौलने का कार्य कर रहा है, जो कभी संभव नहीं है। और यदि कुछ पार्टियां गठबंधन कर भी लेती हैं, मान लेते हैं कि तराजू के किसी पलड़े पर कुछ मेढक यदि एक साथ बैठ भी जाते हैं, तो भी 2024 में 300 सीटों के से ज्यादा के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खैर ठीक है, मैं सुनील गौर जी के पास आता हूं। सुनील जी, आपने सभी को सुना, आगामी दिनों में शिमला में ही फिर बैठक होने वाली है। क्या इतनी आसानी से, जब अगर गठबंधन मान लीजिए होता भी है, आगामी चुनाव जब आते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी काबिज है, पंजाब में भी काबिज है, मध्य प्रदेश में भी खाता खोल ही दिया है, तो क्या इतनी आसानी से जी के हिसाब से सीटें बांट दी जाएंगी, या फिर बिल्कुल सबके साथ मिलकर कि नहीं इसको सीट देना है इसको देना है, तब कोई टकराव की स्थिति नहीं लगती आपको कि तब कुछ नहीं होगा? तब तो बड़े नेताओं की मानते हुए जो आए उसको दे देना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अभी आप इस चीज पे क्यों जा रहे हैं? अभी तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि जो दादागिरी चल रही है दिल्ली सरकार की, जो दादागिरी सर, इस पे तो जाना ही पड़ेगा ना, लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है आगामी दिनों में। संविधान को बचाना है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि संविधान को बचाना है, देश को संविधान के अनुसार चलाना है। और आगे आप देखिए, आपके सामने आएगा, जो कुछ होगा वो सब सामने आएगा। तो जब आज बैठकों का दौर चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा निकल कर आएगा, सामंजस्य बनेगा। और जो एक सीबीआई का दुरुपयोग हो, ईडी का दुरुपयोग हो, घोटालों की बात हो, तो कहीं ना कहीं उससे देश को बचाया जाएगा और कुछ अच्छा निकल कर आएगा और सभी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जिसकी जितनी ताकत होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए सर, मैं एजेंडे की अगर बात करूं, तमाम पार्टियों के एजेंडे की बात करूं, तो आपने भी अध्यादेश की बात करी, कांग्रेस की बात करें तो यूपीए का विस्तार वो एजेंडे के तहत करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यूपी के गठबंधन का नेतृत्व है। टीएमसी जो है बंगाल में लेफ्ट का साथ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अनुच्छेद 370 की बहाली वो चाहते हैं। पीडीपी जो है वो भी अनुच्छेद 370 की बहाली चाहती है। तो सबके अपने अपने एजेंडा हैं। मैं सीधे पूनम जी के पास चलता हूं। पूनम जी, मैं सिर्फ मायावती ने भी एक ट्वीट किया है, आखिर जब इतने विपक्षी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं तो मायावती को क्यों सब लोग भूल गए? क्यों उनको ये ट्वीट करना पड़ा कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिले ना मिले, दिल मिलना चाहिए? इस तरह की क्यों बात आई आखिर? आने दीजिए समय, अभी तो ये पहली बैठक है। हाथ भी मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे, एजेंडे भी मिलेंगे, नीतियां भी मिलेंगी। और मोदी जी की जो सरकार है वो भी कहीं न कहीं न्यूनतम साझा कार्यक्रमों में चल रही है। ये पीडीए जो बन रहा है, इनके भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम होंगे और जनहित में कार्यक्रम होंगे। उस पर चुनाव होगा। बहुत बड़ा घमंड है बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का। और फिर उस पर यह है कि मोदी जी का चेहरा भागवत जी से पूछिए, जो उनका पत्र था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी और हिंदुत्व के एजेंडे पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसका मतलब कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा बासी हो चुका है। उनमें जितना भी ग्रेस था वो सब निकल चुका है। जितनी तो भी उनके आपकी नजर से नया चेहरा क्या होना चाहिए? मैं वो भी बता दीजिए। सोचा तो होगा ना कि भविष्य में आप इनको देखना चाहती हो। अभी तो पहली बैठक है माननीय अखिलेश यादव जी, और जो साझा एक बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन सा चेहरा होगा भी कि नहीं होगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व और जो दल बैठे हैं वो तमाम, लालू प्रसाद जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी कमी जरूर खल रही है। लेकिन माननीय
लालू प्रसाद यादव जी जो सबसे अनुभवी नेता है, दीदी है, ये उसका भी को पूरा करेंगे और 2024 में जो ये गठबंधन बन रहा है, जनता इनके साथ आएगी और जनता महंगाई से, इनके झूठे वादों से, अभी तो हम लोगों का 15-15 लाख रुपए ही बाकी है, मोदी जी दे दे, काला धन भी नहीं आया, सिर्फ मुंह चलाने से देश नहीं चलता। चलिए मैडम, आने वाला भविष्य, आने वाला समय बताएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब से मोदी जी ने मोर को दाना खिलाया, इन्होंने पूरे देश को जंगल ही बना दिया है। हिंदू मुस्लिम जाति से, समाज से, धर्म से लड़ा, इसलिए इनको जंगल ही जंगल चारों तरफ दिखता है। और ये वही सोचते हैं जिस तरह से ये चलाते हैं। जब से दंगाई सत्ता में है तब से दंगे बंद है। जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो आप देखिएगा दंगे जरूर फिर होंगे। चलिए, विचार कर आने वाला समय बताएगा। सुनील गौर जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा जी के पास लिए चलता हूं। अनूप जी, समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जो जुलाई में जो शिमला में बैठक होने वाली है उसको किस लिहाज से देखा जाए, अब उसमें किस तरीके के एजेंडे रखे जाएंगे? अभी वर्तमान की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बैठक में सिर्फ ये बातचीत रखी गई कि कैसे लोग एकजुट हों, ये बात नहीं रखी गई कि कैसे बीजेपी को घेरना है, कैसे केंद्र सरकार को किनारे करना है। अब शिमला में जो बैठक होगी, क्या उसको निकलकर, इस बैठक में कुछ बातचीत निकलकर सामने आई है कि अब उस बैठक की क्या रूपरेखा होगी? देखिए, शिमला बेसिकली हिमाचल प्रदेश में आता है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो वहां एक नेतृत्व तो कांग्रेस का रहेगा। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो बीजेपी के पास चेहरा है, जो विपक्ष के पास चेहरे की बात आती है, तो जो राहुल गांधी अगर चेहरा कांग्रेस देती है कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तो वो उनके ऊपर चुनाव लड़ने की रोक लगी हुई है, वो तो अभी मामला कोर्ट में है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश से अगर जो कुर्सी का रास्ता प्रधानमंत्री का होके जाता है तो यहाँ पे प्रमुख दावेदार अखिलेश यादव माने जाते हैं, लेकिन वही कांग्रेस ये कहेगी कि वही अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, पूनम जी ने भी लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले दिया और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है दिल्ली में, क्या वो दोनों को सामंजस्य बैठ पाएगा? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है वहां पे आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना ले रही है। तो क्या ये कांग्रेस मौका देगी आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर हावी होने का? ये एक बड़े सवाल है जिनको ना कांग्रेस नकार सकती है और ना विपक्ष नकार सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपने भी बहुत अच्छी बात ये कही कि चेहरा होना बहुत आवश्यक है। पूनम जी ने भी लालू प्रसाद यादव जी की सीनियरिटी देखते हुए नाम रख ही दिया। मैं गौर साहब, एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा, समय की पाबंदी है, क्या ये मान लें कि आगामी दिनों में आप भी अरविंद केजरीवाल जी को पीएम देखना चाहते हैं? देखिए, बात पीएम और पीएम की बात नहीं हो रही है अभी, तो मैं वहीं से चालू करूंगा। आपके साथ सर जिन्होंने गठबंधन किया उन्हीं ने जिक्र छेड़ दिया, लालू जी का नाम ले दिया, इसलिए मैंने भी आपसे सवाल किया। जी, अभी तो मैं एक सवाल करूंगा कि इतना पेट में दर्द बीजेपी को क्यों हो रहा है कि एक बैठक यदि विपक्षी दल कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, तो विपक्षी दल बैठक करें, कुछ भी करें, तो बीजेपी इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जो होर्डिंग लगाना पड़ रहा है, बयान जारी करना पड़ रहा है। दर्द नहीं हो रहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बुलाने पर कोई आता नहीं, इसलिए तो नीतीश उनको बुलाना पड़ा बिहार में। नहीं, देखिए क्या होता है, ये देखिए ये विपक्ष का मामला ना, वही बीजेपी अपना देख ले कि बीजेपी ने जो जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जनता खुश है या नहीं है, वो अपने को सरकार कैसे चलाना, महंगाई को कैसे कम करना, आतंकवाद को कैसे कम करना है, मणिपुर को कैसे बचाना है, इस पर ध्यान देना चाहिए बीजेपी को। ये नहीं देना, वो सब छोड़कर जो देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो जरूरत है, युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है, तो इस पे सारा ध्यान हटाकर बीजेपी का ध्यान कहाँ है कि विपक्ष कहाँ बैठक कर रहा है, लालू यादव कहाँ बैठक कर रहे हैं, या और भी दल जो विपक्षी दल हैं वो कहाँ बैठक कर रहे हैं, उसको छोड़कर अपने काम पर ध्यान देंगे तो देश का भला होगा और देश में कुछ अच्छा होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान देना चाहिए बीजेपी को, मेरी तो सलाह है। और जो होगा, मैं समझता हूँ आज तक जब भी कुछ होता है, भविष्य में कुछ नया होता है, हमेशा देखा गया कि कुछ अच्छा ही होगा। तो कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, वो अलग विषय है। मूल विषय है कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए और संविधान का पालन होना चाहिए, देश के गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, महंगाई से निजात मिलना चाहिए, देश में
बेरोजगारी दर बढ़ रही है, उसमें रोक लगनी चाहिए। हमारे देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, वो भी घटना चाहिए। परंतु इन सभी ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है केंद्र सरकार के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी कुर्सी कैसे बचाई जाए। कुर्सी को ऐन कैन प्रकारेण बचाना है। जब बीजेपी गठबंधन कर रही थी तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार में भी गठबंधन की सरकार है और भी अन्य घटक दल है, तब बीजेपी को चिंता नहीं होती कि गठबंधन क्यों। खैर सर, ठीक है, जाहिर सी बात है, आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या कुछ आगामी चुनाव में निकले को आता है। आपको जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गठबंधन का एक फ़ायदा यह भी है कि कुछ दिनों के लिए कुछ दलों के प्रति हृदय में नफ़रत कम हो जाती है और रात में नींद अच्छी आ जाती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी विशेष मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।